हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में विधि भारती गाइड से बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा 1981 में पूछे गए एविडेंस के सवालों का डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 1981 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे एविडेंस से, उसका आंसर भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए, आप धैर्य बनाए रखिए, ध्यान से सुनिए और वीडियो पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार अभियोजन अधिकारी एपीओ मुख्य परीक्षा विशेषांक मेजर एक्ट्स। खंड ब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। प्रश्न है, प्रश्न 4A, पक्षकारों के चरित्र आचरण कब सुसंगत होते हैं? क्या एक पक्षकार द्वारा अपने चरित्र को साबित करते समय दूसरे पक्षकार को यह विकल्प मौजूद रहता है कि वह पक्षकार के सील का साक्ष्य दे? उल्लेख कीजिए। आंसर, चरित्र कंडक्ट। किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का। ये दे रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में। जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। स्पष्टीकरण नंबर 2 है। दृष्टांत ग, विष द्वारा ख को हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु से पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था। किसका आचरण सुसंगत है? धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित का आचरण सुसंगत है। नंबर 1, वाद या कार्यवाही के पक्षकार का आचरण। नंबर 2, वाद या कार्यवाही के पक्षकार के किसी अभिकर्ता का आचरण। नंबर 3, अभियुक्त का ऐसा आचरण जो मुख्य तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है। कौन सा आचरण सुसंगत है? वाद या कार्यवाही के पक्षकार या उनके प्राधिकृत अभिकर्ता या अभियुक्त का आचरण, चाहे वह विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से पूर्व हो या पश्चातवर्ती। किस संदर्भ में आचरण सुसंगत है? इनके आचरण निम्नलिखित संदर्भ में सुसंगत है। नंबर 1, संबंधित वाद या कार्यवाही के संदर्भ में, या नंबर 2, वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के संदर्भ में। धारा 8 का अंतिम भाग आचरण के साक्ष्य के बारे में है। किसी व्यक्ति का आचरण साक्ष्य विधि के लिए महत्व रखता है। दोषी मन दोषी आचरण पैदा करता है। गिल्टी माइंड बिगेट्स गिल्टी कंडक्ट। आचरण कार्यों तथा लोपों द्वारा निर्मित होता है। इस धारा के अंतर्गत किसी आचरण को सुसंगत होने के लिए ऐसा आचरण विवादक या सुसंगत तथ्यों के संदर्भ में या उनसे प्रभावित होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में आचरण शब्द में कथन और कार्य दोनों ही सम्मिलित है, लेकिन आचरण के अंतर्गत कथन तब तक नहीं आते जब तक कि वे कथन के अलावा किसी कार्य का स्पष्टीकरण न करें और कार्य तथा कथन दोनों साथ न हो। मात्र कथन आचरण नहीं है। ऐसा आचरण असंगत है जो किसी सुझाव या प्रश्न के फलस्वरूप हुआ है। आचरण चाहे वह
तथ्य के पहले का हो या तथ्य के बाद का, दोनों ही दशाओं में सुसंगत होता है और साबित किया जा सकता है। किंतु जैसा कि पहले बताया गया है, हर एक दशा में या तो तथ्य से आचरण प्रभावित हुआ होना चाहिए या आचरण से तथ्य प्रभावित हुआ होना चाहिए। पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा किया गया कथन उसके आचरण के अंतर्गत नहीं आता है और वह इस धारा के अंतर्गत ग्रह नहीं है। क्वीन बनाम अब्दुल्ला 1885 इलाहाबाद 385 के प्रकरण में निर्णित किया गया कि यदि भाव संकेतों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं तो वे मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत आ जाते हैं एवं धारा 8 के अंतर्गत आचरण नहीं माना जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के प्रथम स्पष्टीकरण के प्रथम स्थान पर कहा गया है कि आचरण के अंतर्गत कथन नहीं आते, परंतु इसके दो अपवाद भी है। जब कथन भी सुसंगत माने जाते हैं तो धारा 8 से संलग्न दो स्पष्टीकरण में उपबंधित है। आचरण में कथन शामिल नहीं है। स्पष्टीकरण 1 प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हो, अर्थात ऐसे कथन जो कथन से भिन्न किसी कृत्य को स्पष्टीकृत करते हैं तथा कथन के साथ किए गए होते हैं, आचरण में शामिल है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का शिकायत करता है तो यह आचरण है और जिन शब्दों के साथ करता है वह कथन है। जो आचरण के साथ साथ होते हैं वह स्पष्टीकरण 1 के अधीन सुसंगत है। आर बनाम लिलीमैन 1886 QB 167 के प्रकरण में घरेलू नौकरानी पर बलात्संग एवं अशिष्ट हमले का प्रयत्न किया गया। ऐसा होने के शीघ्र बाद उसने अपनी स्वामिनी से परिवाद किया और उसे अपराधी का नाम भी बताया। धारित किया गया कि स्वामिनी ऐसा महिला थी जिसको नौकरानी स्वाभाविक ही अपनी बात बताती। न्यायालय ने यह भी बताया कि नंबर 1 परिवाद अपराध के किए जाने के बाद यथाशीघ्र किया जाना होना चाहिए। 2 यदि बिना परिवाद किए पीड़ित व्यक्ति केवल तथ्योक्त वर्णन करता है तो वह धारा 8 के अधीन सुसंगत नहीं होगा। धारा 3 थर्ड नंबर है परिवाद स्वयं किसी तथ्य का सबूत नहीं माना जाता। आचरण को प्रभावित करने वाला तथ्य सुसंगत होता है। स्पष्टीकरण 2 जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उसके आचरण पर प्रभाव डालता है सुसंगत है। सतपाल बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा किया गया कथन उसके आचरण के अंतर्गत नहीं आता और वह इस धारा में ग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 4ब स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित नहीं किया जा सकती। इस संबंध में अपवाद क्या है? आंसर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसे परिस्थितियों में किया गया है जो तस्मिन पश्चात वर्णित है। स्टीफन के अनुसार किसी पक्ष या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा किया गया लिखित या मौखिक कथन जो विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में किसी धारणा को इंगित करता है उसे स्वीकृति कहते हैं।
स्वीकृतियाँ सुसंगत हैं तथा उन्हें स्वीकृतिकर्ता या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा। धारा 21 में वर्णित है। धारा 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 यह सामान्य नियम प्रतिपादित करती है कि स्वीकृतियाँ सुसंगत हैं एवं साबित की जा सकेगी। 1 उसे करने वाले के विरुद्ध या 2 उनके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध। 2 परंतु कोई भी स्वीकृति अपने पक्ष में साबित नहीं की जा सकेगी। 1 उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा। स्वीकृति साक्ष्य विधि का एक नियम है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपना दायित्व स्वीकार करता है। स्पष्ट है कि स्वीकृति सदैव स्वीकर्ता के विरुद्ध प्रयोग की जाएगी, क्योंकि विरोधी पक्षकार दायित्व स्वीकार करने वाले व्यक्ति की स्वीकृति को उसके विरुद्ध साबित कर सकेगा। धारा 21 के अनुसार स्वीकृतियाँ सदैव स्वीकर्ता या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत होती है और साबित की जा सकती है, किंतु निम्नलिखित 3 दशाओं में स्वीकर्ता ऐसी स्वीकृति अपने पक्ष में साबित कर सकता है। दृष्टांत क और ख के बीच प्रश्न यह है कि क्या अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है। ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। यहाँ प्रतिज्ञात करना मीन्स अफर्म करना होता है। ख का कोई कथन कि विलेख असली है क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन कि विलेख कूट रचित है ख साबित कर सकेगा, किंतु क अपना कथन की विलेख असली है या साबित नहीं कर सकेगा और न ही ख अपना कथन कि विलेख कूट रचित है साबित कर सकेगा। आर बनाम पेचरिनी 1855। इस वाद में एक पादरी जिस पर ईश्वर की निंदा का आरोप था उसे उसका अपना पूर्व कथन जिसमें कहा गया था कि अनैतिक पुस्तकें नष्ट करना चाहिए साबित नहीं करने दिया गया। अपवाद धारा 21 1 2 3 सामान्य नियम यह है कि स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्ति को या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेगी, किंतु स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा साबित न किया जा सकेगा। किंतु इस सामान्य नियम का अपवाद धारा 21 1 2 3 में वर्णित किया गया है, जिनमें उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके हित प्रतिनिधि द्वारा साबित किया जा सकेगा, जो निम्न है। वन मृत्युकालिक या जो कथन धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत हो। 2 मन या शरीर की दशा धारा 21 2 जब किसी अन्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 21 3 1 साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत आने वाले कथन धारा 21 1 के अनुसार कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब तक साबित की जा सकेगी जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता तो वह अन्य व्यक्ति के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती। इसे धारा 21 के दृष्टांत ख तथा ग द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 2 मन या शरीर की दशा। धारा 21(2) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब तक साबित की जा सकेगी जबकि वह मन की या शरीर की दशा जो विवाद या सुसंगत हो के अस्तित्व के बारे में हो तथा ऐसी दशा के अस्तित्व के समय या उसके आसपास लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को
अनधिसंभाव्य कर देता है। धारा 21(2) किसी व्यक्ति को अपने मन या शरीर की दशा में किए गए कथनों को साबित करने का अनुमति देती है। 3. जब किसी अन्य सिद्धांत के अंतर्गत सुसंगत है। धारा 21(3) अंतिम अपवाद यह है कि व्यक्ति अपने कथन को साबित कर सकता है जब वह धारा 6 से 55 तक किसी भी धारा के अंतर्गत सुसंगत तथ्य हो। धारा 21(3) के अनुसार कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं है किंतु अन्यथा सुसंगत है। यदि कोई व्यक्ति जख्मी अवस्था में सड़क पर भागता हुआ देखा जाए और साथ साथ जख्मी करने वाले का नाम चिल्लाता हुआ सुना जाए तो वह अपना यह कथन साबित कर सकता है। दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है। धारा 22 सामान्य सिद्धांत यह है कि किसी लिखित इंस्ट्रूमेंट की जिसे पेश किया जा सकता है परंतु अंतर्वस्तु को स्वयं लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए, न कि मौखिक रूप से। धारा 59 के अनुसार मौखिक साक्ष्य से सभी तथ्य साबित किए जा सकते हैं किंतु दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु को मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यदि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित करना है तो स्वयं दस्तावेज ही प्रस्तुत करना होगा। धारा 61 के अनुसार दस्तावेज की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। धारा 64 के अनुसार दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी सिवाय अपवादित परिस्थितियों को छोड़कर। धारा 65 के अंतर्गत किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृतियाँ विसंगत होती है, अर्थात किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृति से साबित नहीं किया जा सकता। धारा अपवाद धारा 22 में उपबंधित नियम विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इस नियम के निम्नलिखित 2 अपवाद हैं जिनमें किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती है। 1. यदि उसे दस्तावेज साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि वह विधि के अंतर्गत उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य धारा 65 एवं 66 के अंतर्गत देने का हकदार है, अथवा 2. जहां पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रसंगत हो। यह धारा सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम पर आधारित है, अर्थात जब सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध हो तो अन्य साक्ष्य अनुगत नहीं किया जाए। साक्ष्य सामान्य नियम के अनुसार कोई दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य से ही साबित किया जाना चाहिए। द्वितीयक साक्ष्य केवल धारा 65 में बताई गई परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। इसलिए धारा 22 में कहा गया है कि किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में द्वितीयक साक्ष्य तभी दिया जा सकता है जब धारा 65 का कोई आधार विद्यमान हो। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है। धारा 22 का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ विसंगत होती है जहाँ प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना प्रसंगत हो। वहाँ अपवाद स्वरूप उसकी अंतर्वस्तु की मौखिक स्वीकृति सुसंगत होगी। सिविल मामलों में साक्ष्य की सुसंगति कब होती है। धारा 23 यह धारा यह अभिकथित करती है कि सभी सिविल मामलों में स्वीकृति तब सुसंगत होती है जब उसे नंबर 1 इस अभिव्यक्त शर्त पर किया गया हो कि उसका साक्ष्य नहीं पेश किया जाना है, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन किया गया हो जिससे न्यायालय यह अनुमान कर सकता हो कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। यह धारा सूत्र इंटरेस्ट
रिपब्लिका असिस्ट फिनिश लिटियम का अर्थ है इन कंसर्न्स कॉमनवेल्थ दैट देयर बी एन एंड ऑफ लॉ सूट। इट कंसर्न्स द स्टेट दैट देयर बी एन एंड ऑफ लॉ सूट। यह राज्य के हित में होता है कि मुकदमे का अंत होना चाहिए को प्रभावित बनाती है। इस धारा का सिद्धांत यह है कि समझौता करने के प्रयत्न का वाद के पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो शांतिमय समझौता का प्रयत्न संभव हो जाएगा। शांतिमय समझौता का प्रयत्न असंभव हो जाएगा। सुरजीत कौर बनाम गुरबचन सिंह 1973 SC सुप्रीम कोर्ट 18 के प्रकरण में हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन मामलों में जब सुलहनामा की बातचीत हो रही थी तो पति ने पत्नी के पिता को एक पत्र लिखा जिसमें उसने पत्नी के प्रति निर्दय व्यवहार करना स्वीकार किया और क्षमा याचना की। पति इस पत्र के विषय में विशेषाधिकार का दावा कर सकता है। गुप्तता के किन्हीं निबंधनों के अधीन की गई किसी पर व्यक्ति के समक्ष स्वीकृति के बारे में बताया जाना विधि द्वारा संरक्षित नहीं है। धारा 5A दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के नियम का उल्लेख कीजिए। उत्तर कि विधि का सामान्य सिद्धांत है कि मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए, अतः अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य होता है। अनुश्रुत साक्ष्य से तात्पर्य ऐसे साक्ष्य से जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसने कि उस घटना को स्वयं न देखा हो, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसने उसके बारे में सुना हो। यह प्रत्यक्ष साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता, अतः इसे सर्वोत्तम साक्ष्य नहीं माना जाता है। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य को दो रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, प्रथम मौखिक साक्ष्य तथा द्वितीय दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में। साधारण तौर पर मौखिक साक्ष्य वह होता है जो गवाहों द्वारा मौखिक रूप से न्यायालय के समक्ष दिया जाता है। यह न्यायालय में बोलकर दिया जाता है, परंतु जो साक्षी बोलने में असमर्थ हो वह किसी अन्य तरीके से अपना साक्ष्य दे सकता है। ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए तथा इसका अपवाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 3, 5, 9 एवं 60 में प्रावधानित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कथन से अभिप्रेत है तथा इसमें शामिल है वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, मौखिक साक्ष्य कहलाता है। परंतु यह भी कि यदि मौखिक दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज़ के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि यह ठीक समझे ऐसी भौतिक चीज़ का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। धारा 59 के अनुसार किसी दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु को छोड़कर सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं। ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 में भी मौखिक साक्ष्य के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 119 के अनुसार वह साक्षी जो बोलने में असमर्थ है वह अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो या लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किंतु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। धारा 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 मौखिक साक्ष्य को प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा करती है, अतः अप्रत्यक्ष या अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।
इसे अनुश्रुत साक्ष्य के अपवर्जन का नियम कहते हैं। धारा 60 का उद्देश्य अनुश्रुत साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य की सीमा से अलग रखना है। इस धारा का उद्देश्य अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जित करना है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि साक्षी न्यायालय को केवल उन्हीं तथ्यों के बारे में बता सकता है जिनकी वह व्यक्तिगत तथा स्वयं दृष्टि जानकारी रखता है। धारा 65(3) के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को भी मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाने का नियम है। धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, चाहे वह कैसी भी हो, प्रत्यक्ष होनी चाहिए। 1. यदि वह किसी देखे या जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने देखा है। यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो ऐसे साक्षी का ही होगा जो उसने कहा है कि उसने सुना है। यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रियों द्वारा या उस रीति से किया है। 4. यदि यह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर वह राय आधारित है बारे में है तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है। अपवाद। धारा 60 दो अपवादों को स्वीकार करती है जो इस प्रकार है। अपवाद धारा 60 के अनुसार: 1. पुस्तकों में अभिव्यक्त विशेषज्ञ की राय। 2. किसी भौतिक वस्तु के अस्तित्व या दशा के बारे में। 1. पुस्तकों में अभिव्यक्त विशेष की राय। 1. विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाने वाली पुस्तक में अभिव्यक्त हैं और वे आधार जिन पर ऐसी राय आधारित है ऐसी पुस्तकों को प्रस्तुत करते समय किया जा सकता है यदि रचयिता 1. मर गया है या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना जिला न्यायालय अयुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो। 2. यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज़ के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझता है, ऐसी भौतिक चीज़ का अपने निरीक्षणार्थ पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकता है। 3. किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के विषय में मृत्युकालिक कथन उस व्यक्ति के मरने के पश्चात उस दशा में ग्रह है जब उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण विद्यमान हो, विवादक तथ्य हो। 4. कारोबार के अनुक्रम में किया गया किसी व्यक्ति का कथन, उदाहरणार्थ बही खाते की प्रविष्टियाँ। 2. धारा 60 का अपवाद 2 धारा 165 के साथ पठनीय है। धारा 165 के अनुसार न्यायालय को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत प्राप्त करने के लिए किसी दस्तावेज का या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकता है। मौखिक साक्ष्य के आवश्यक तथ्य। 1. साक्षियों द्वारा कोई कथन किया गया हो। 2. ऐसे कथन जांचाधीन तथ्यिक विषय के संबंध में हो। 3. न्यायालय द्वारा साक्षी से ऐसे कथन की अपेक्षा की गई हो या उसे उस हेतु अनुमति दी गई हो। मौखिक साक्ष्य के मान्यता के निम्न आधार हैं। 1. यह शपथ पूर्वक दिया जाता है। 2. जो व्यक्ति मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होता है वह घटना का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहा है या अनुभव किए रहता है। 3. प्रतिपरीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, अतः यदि कथन मिथ्या न हो तो गलती सामने नहीं आती। 4. यह
व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर निर्भर होता है। 5, प्रश्न संख्या 5 है, वादी का पिता अपनी बहन के पति के लिए एक निश्चित प्रतिफल कीमत पर संपत्ति का विक्रय करता है। संपत्ति के प्रतिफल के संदर्भ में कुछ पारिवारिक कर्ज का भी उपलब्ध निहित था। वादी ने संपत्ति के संबंध में इस आशय का एक वाद प्रस्तुत किया और वादी ने अपने पिता तथा हस्तांतरित ट्रांसफेरी के बीच हुए संव्यवहार के संदर्भ में मौखिक समझौते का साक्ष्य ग्रह होगा। कारण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर, इस मामले में मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 पर आधारित है। धारा 91 के अनुसार जबकि किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हो तब तथा उन सब दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कोई बात दस्तावेज के रूप में लिखित की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान के निबंधनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय या उन दशाओं में या तस्मिन पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। उसकी अंतर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। धारा 91 में विहित समस्या में पिता अपनी बहन के पति के लिए निश्चित प्रतिफल पर संपत्ति का बयान करता है, जिसमें पारिवारिक कर्ज का उपबंध भी निहित था। वादी अपने पिता तथा हस्तांतरित के बीच हुए संव्यवहार के बारे में मौखिक समझौता द्वारा यह साबित करना चाहता है कि वह वास्तव में न्यासी था। धारा 91 में विहित उपबंध यह है कि जब कोई बात दस्तावेज के रूप में लिखित कर ली जाए तो उस दस्तावेज को निबंधनों या ऐसी बात को साबित करने के लिए उस दस्तावेज के सिवाय अन्य साक्ष्य ग्राह्य नहीं होंगे। इसलिए यहाँ वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। प्रश्न संख्या 6, टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग का एक संव्यवहार रेस्ट। उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर के लिए वर्ष 1997 के प्रश्न संख्या 6 घ के उत्तर का अवलोकन कीजिए। इसका आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ख, द्वितीयक साक्ष्य किसी परिस्थिति में दिया जा सकता है। द्वितीयक साक्ष्य किस परिस्थिति में दिया जा सकता है? सर्कमस्टांसेज इन विच सेकेंडरी एविडेंस बी गिवन। इसका भी आंसर है आपको मिलेगा वर्ष 1997 के प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में। तो आप इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग, विबंध स्टोपल। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 42वीं बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा 2014 के प्रश्न संख्या 5 ख के उत्तर का अवलोकन करें। इसका भी घ, मृत्युकालिक कथन डाइंग डिक्लेरेशन। इस प्रश्न के उत्तर के लिए वर्ष 1992 के प्रश्न संख्या 4 अ के उत्तर का अवलोकन करें। अंग, साबूत का भार बर्डन ऑफ प्रूफ। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 1997 के प्रश्न संख्या 5 के उत्तर का अवलोकन करें। फ्रेंड्स, ये इन सारे जो भी क्वेश्चन ये कर रहे हैं इसका सारे क्वेश्चन का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।